नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। भारत का आकाश कितना सेफ है? इस पर बड़ी गहन चर्चा बहुत दिनों से हो रही है। देश भर के स्ट्रेटेजिस्ट अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। टेलीविज़न चैनलों पर बहस हो रही है, अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर हम आज अपने अपने खास मेहमान सुदर्शन चक्रपाणी जी के साथ हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। और मुद्दा तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और चलिए, जो एयरफोर्स कहती है कवर द स्काईज विद ग्लोरी, वही करते हैं। अब बड़े सारे सवाल हैं इसमें। अभी राफेल की 100 से ज्यादा राफेल की आने की बात थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ओके कर दिया। ये चल ही रहा था कि तब तक ये हुआ कि सुखोई 57 या F-35 इनमें से क्या लिया जाए। फिर अब ये कई लोग कई चीजें कह रहे हैं दोनों की आवश्यकता है। कई लोग कह रहे हैं सुखोई 57 की जरूरत है। तो आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जाने माने इस देश के, आप ही बताएंगे हम लोगों को। हम लोग तो निरक्षर ज्ञानी है। हमें बताइए कि कौन सा हवाई जहाज भारत को लेना चाहिए जो अगले 30-40 साल तक हमारे आसमान सुरक्षित रहे। राकेश जी, इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए शुरू करते हैं राफेल के साथ। और राफेल से शुरू करने से पहले आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा 1980 का दशक था जब सुजुकी के साथ एक डील हुई थी और मारुति कार का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले मारुति कार यहां पे बनना शुरू हुई थी। आपको याद होगा 40,000 रुपए में उन दिनों मिलती थी मारुति कार, है ना। अब देखिए, हमने उस समय मारुति कार जब आई थी, वो सिर्फ हम स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी करते थे, हम असेंबल करते थे, बस। पूरा कार तो वहां से आती थी, जापान से। आज स्थिति ये है कि हम कार को जापान वापस एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी मारुति कार जापान में ज्यादा प्रचलित है। और ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है 40 साल में। उन 40 साल में आपको याद होगा दो ही कारें होती थी, फिएट और एम्बेसडर, राइट। आज आपको है ना, अगर किसी टाइम में कोई कह दे कि भाई गाड़ी के लिए इंतजार करना पड़ेगा और ये नहीं है वो नहीं है, तो कहते हैं हट परे, दूसरी गाड़ी ले लेता हूं। चॉइस की कमी नहीं है। ये परिवर्तन हुआ है हमारे पूरे ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में कि आज हमारा ऑटोमोटिव इकोसिस्टम विश्व में टॉप 3 में माना जाता है। यही चीज, अगर यही परिवर्तन आप चाहते हैं देखना हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री में, तो ये राफेल की डील हमें देगी। ये मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, 40 है, 50 है, 60 है, क्या फर्क पड़ता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मारुति में 0 था। लेकिन जैसे सुजुकी इधर आए, उसको लगा कि यार यहां पे तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो सस्ता होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो सब असेंबली शुरू की, सब असेंबली से असेंबली शुरू की, असेंबली से बड़ी किया। कितनी कंपनीज हैं जो छोटी छोटी होते होते बहुत बड़ी कंपनीज हो गई है, स्मॉल स्केल से मीडियम, मीडियम से लार्ज इंडस्ट्री बन गई है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हवाई जहाज हम बना लेंगे लेकिन हम इंजन नहीं बना सकते। इंजन क्यों नहीं बना सकते? वैसे हम इंजन कोई भी नहीं बनाते। अपना ओन इंजन कौन सा बना रहे हैं? कोई भी नहीं। यहां तक कि हम ट्रैक्टर का, स्कूटर का अपना इंजन नहीं है, कहीं और की टेक्नोलॉजी लेके हमने लाइसेंस प्रोडक्शन करके हमने इंजनाइज कर दिया है, लेकिन हमारा आविष्कार में इंजन कोई भी नहीं है। आपको चाहिए, अगर आत्मनिर्भर होना है, आपको चाहिए इंजन भी आप खुद बनाए। ये आपको राफेल डील और राफेल के साथ साथ सैफरन के साथ जो आपने इंजन मैन्युफैक्चर का डील वो साइन कर रहे हैं, वो मिल रहा है। सैफरन को देखा देखी, अब देखिए जब एक आता है तो दूसरा भी आएगा और तीसरा भी आएगा और चौथा भी आएगा, और वैसे ही कहते हैं लोग मिलते रहेंगे और कारवां बनता रहेगा। सैफरन आया, रोल्स रॉयस ने कहा हम आपको सैफरन से बेहतर टर्म्स देंगे, हम 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। सैफरन ने कहा हम भी देंगे। उधर अमेरिका को लगने लगा कि हम पीछे हट रहे हैं, हमारे इंजन नहीं आएंगे। सडनली सप्लाई लाइन में समस्या खत्म हो गई, सडनली इंजन आने शुरू हो गए। आज की तारीख में तेजस इंजन आए हुए हैं
तेजस तैयार नहीं है, क्योंकि HAL जो इंजन के नाम पे रो रहा था, उसको एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास जो और भी कमियां हैं जो हमने एड्रेस नहीं की हैं। उधर रशिया को देखिए, वो इसडेलिया 184 का 158 को लाने को तैयार है, कहता है भाई आप ही बना लो। सुपर सुखोई में जब वो काफी हद तक दिखा रहा था कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अब कहता है सब करने को तैयार है। तो क्या नहीं हो रहा है, यही तो बात है। और यही आत्मनिर्भरता जो है हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसीलिए ये राफेल डील के साथ साथ जो पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बनेगा, ये हिंदुस्तान को अगले 5 साल के अंदर अंदर इतना परिवर्तन लाएगा इकोसिस्टम में कि आप कभी कभी यही दंग रह जाओगे, क्या हम 5 साल में अगर हमने ये कर लिया, अब तक हमने क्यों नहीं किया। मैं बस इसी को समझना चाहता था कमांडर साहब कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस देश की आसमानों की सुरक्षा की, वो किस जगह किस तरह की है? क्योंकि कई स्ट्रेटेजिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें राफेल भी चाहिए, हमें 5th जनरेशन का Su-57 भी चाहिए, हमें F-35 भी चाहिए। ये वो कहते हैं हमारे पास हर तरह का होना, वेपनरी हर तरह की होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। राकेश जी, एक तो हम आ जाते हैं, सबसे पहला काम तो हमने कर दिया, राफेल डील की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, राफेल चाहे 4.5 जनरेशन का हो या कोई भी हो, अपनी जगह पे हमें क्यों चाहिए। देखिए, हमें तो अपने देश की सुरक्षा सबसे अहम है, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे आसपास क्या है, ताकि हम उनसे ज्यादा दूर से, उनसे ज्यादा ताकतवर हों। नॉट दैट कि चाहे चीन की बराबरी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर चीन के पास 1000 हवाई जहाज होंगे, तिब्बत में कितने ला सकता है वो? क्या वो जापान के सामने से, ताइवान के सामने से जब अपने हवाई जहाज बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। तो तिब्बत में तो सिर्फ 40-50 ही लाएगा। आपको उन 40-50 के साथ ना लड़ाई लड़नी है, पूरे चाइनीज आर्मी एयरफोर्स के साथ नहीं। अब चाइनीज एयरफोर्स के पास क्या है? आज की तारीख में चाइनीज एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन के 2 हवाई जहाज है, J-20 और J-35C। 6th जनरेशन की वो बात कर रहा है, J-36 की, कहता हमने उड़ाना शुरू कर दिए हैं। J-20 वो बेचने को तैयार है टू पाकिस्तान। अब सिंदूर में हमने बहुत अच्छा काम किया, 4थी जनरेशन के हवाई जहाज से हमने उनके जहाजों को उड़ा दिया, उनको वो सब कर लिया। लेकिन ये है राकेश जी, पिछला युद्ध जो है वो हो चुका है। अगला युद्ध वो नहीं होगा जो पिछले युद्ध में आपने किया था, वो नहीं करेंगे आप, आपको कुछ और करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जरूरत है 5th जनरेशन की। अब जनरेशन क्या होता है? जनरेशन ये है कि हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में, जैसे हम भी कहते हैं कि ये जेंसी है, ये मिलेनियल है, सोच बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है। जो आज अनिवार्य है वो कल लग्जरी था, जो आज लग्जरी है वो कल अनिवार्य हो जाएगा। जैसे आप खुद सोचिए राकेश जी, आपको याद होगा बचपन में हमारे पास कूलर नाम की चीज तो थी नहीं, हाथ का पंखा था, पंखा लग गया तो कहते यार बड़े अमीर हो यार, ऊपर बिजली का पंखा लगा है। आज आप देखिए AC अनिवार्य है। ये परिवर्तन है, ये जनरेशनल थॉट है। अब 4th जनरेशन, जैसे आपके हवाई जहाज हैं हमारे पास, या 3rd जनरेशन MiG-21 3rd जनरेशन का हवाई जहाज है, F-16 4th जनरेशन का हवाई जहाज है, राफेल 4.5 है। इसमें नेटवर्किंग का थोड़ा हिस्सा आ जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज आपके पास मिसाइल हो जाती हैं, आपका रेडार जो है वो ज्यादा दूर तक देख सकता है। अगर ज्यादा दूर तक देखेगा तो ज्यादा दूर से दुश्मन मालूम कर पड़ेगा, और उस दुश्मन के खिलाफ वो अपना मिसाइल मार सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। अगले जनरेशन में होगा मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, मतलब एक हवाई जहाज है लेकिन उसके साथ 4 और अनमैन्ड हवाई जहाज चल रहे हैं, जो ड्रोन्स की तरह होंगे, जो ये एक हवाई जहाज कंट्रोल करेगा। वो आगे उनको भेजेगा जहां पे ज्यादा जोखिम होगा, और वो पीछे से कंट्रोल करेगा ताकि ये सुरक्षित रहे। क्योंकि वो अनमैन्ड ड्रोन्स जो होंगे या जो अनमैन्ड हवाई जहाज होंगे वो सस्ते होंगे, रिलेटिवली स्पीकिंग। अब सस्ता महंगा आप नहीं कह सकते। हमने जब MiG-21 लिया था तो $2 मिलियन का था। आज की तारीख में
रफेल लेते हैं 200 मिलियन पे, तो ये सस्ता वो तो हम नहीं कह सकते। तो ये होगा, और इसीलिए आपको चाहिए है अगला युद्ध के लिए आपको तैयार होना है, और अगले युद्ध में जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको वो पूरी करनी है। उनमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत है? देखिए, गैलियम नाइट्राइड का जो रेडार बेस है वो हमने मास्टर करना शुरू कर दिया है। तेजस में अभी तो हम आर्सेनिक नाइट्राइड वाला कर रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड का आ जाएगा। सुपर सुखोई में हम गैलियम नाइट्राइड वाला रेडार यूज करेंगे। लेकिन फिर भी इंजन, फिर भी फायर कंट्रोल सिस्टम, फिर भी डुअल पल्स मिसाइल्स, हम काफी बड़े आगे तक चलते जा रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस की है। अस्त्रा मार्क 2 जो है वो विश्व की, अगर 5 सबसे बेस्ट मिसाइल्स आप लेंगे तो अस्त्रा मार्क 2 उसमें आ जाएगी। लेकिन फिर भी हमको अगले की तैयारी करनी है। स्टेल्थ फीचर्स हमें चाहिए हैं, ताकि देखिए, अगर जब तक आपने दुश्मन के जहाज को पिकअप नहीं किया, आप उसको मारेंगे क्या? और यही स्टेल्थ फीचर 5th जनरेशन में आता है, जो 4.5 में नहीं है। तो हमको स्टेल्थ चाहिए। स्टेल्थ के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो आप रेडार को ऑब्जर्वेंट पेंट कर दीजिए, दूसरा आप वेवफॉर्म को आप ज्योमेट्री के साथ या उसके साथ करिए, तीसरा मटेरियल के साथ करिए। हमको चाहिए तीनों चीजें करना, क्योंकि रेडार अब्जॉर्बेंट पेंट कुछ हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन इंजन जो आपका है ना, गर्म हवा पीछे भेजता है, जो गैसेस जा रही हैं, वो तो है। जब आप हवाई जहाज आगे चलता है और हवा को चीरता हुआ चलता है, तो वहां पे भी गर्म होती है हवा, तो इंफ्रारेड तो आ ही रहा है। आपको इंफ्रारेड मास्क करना है, आपको वो बाकी चीजें भी करनी है। आपके पास जो रेडार हैं, जो आपके इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, इनको ठंडा करना है, क्योंकि ये सब काम करते हैं लो टेम्परेचर्स पे। अब और आपका जो जब काम कर रहे हैं, बिजली वो चल रही है, तो गर्मी पैदा हो रही है, आपको गर्मी निकालनी है। इस सब के लिए आपको चाहिए पावर। पावर आती है इंजन से। यहीं पे तो हमारी समस्या है, इंजन। तो ये सारी चीजें अगर हमने करनी है, तो हमें कोई ना कोई भी हमें टेक्नोलॉजी तो देगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी अगर आपको चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं, हमने जो एक कई साल पहले HF-24 मारुत बनाया था हवाई जहाज, जब बना था, वो वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट कहलाता था। उसका जो एयरफ्रेम था वो मैक 1 प्लस स्पीड में, मतलब हवा की ध्वनि की गति से ज्यादा की रफ्तार में वो चल सकता था। लेकिन हमारे पास इंजन नहीं था, और हमें इंजन कभी नहीं मिला। इंजन मिल गया होता HF-24 मारुत वर्ल्ड क्लास हवाई जहाज था उस जमाने में, 70s 80s में, लेकिन हमने नहीं किया। आज भी हम इंजन तक नहीं पहुंचे हैं। अब हम जा रहे हैं वहां पे। कावेरी इंजन काफी हद तक आगे बढ़ गया है। अब कावेरी डेरिवेटिव इंजन आएंगे, उसके साथ साथ सैफरन के साथ आएगा, उसके साथ साथ रोल्स रॉयस कह रहा है। जापान अपने इंजन में इंक्लूड करने को तैयार है, उधर रशिया करने को तैयार है। अमेरिका कहता है 80% टेक्नोलॉजी ले लीजिए आप हमसे F414 इंजन के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही देश है जिसके पास क्षमता है, पैसा है, और जो टेक्नोलॉजी आती है उसको एब्जॉर्ब करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर हमको इंजन टेक्नोलॉजी मिल भी जाती, हमारे पास टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं थी। आज है। इसीलिए आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएं। इसीलिए 5th जनरेशन हवाई जहाज। सवाल अब आता है कि रफेल ही क्यों, रफेल में ज्यादा कर लीजिए, Su-57 क्यों नहीं? यही पूछने वाले थे आप जी। देखिए, 5th जनरेशन के हवाई जहाज कौन से हैं आज की तारीख में? F-22 रैप्टर अमेरिका का। अमेरिका ने इसको, ये नेटो को भी नहीं दिया है, एक आउट हो गया। F-35A लाइटनिंग कोशिश कर रहा है कि हमें दे दे, लेकिन आपको याद होगा केरला गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा था कि भाई F-35 आया था, उसको केरल इतना अच्छा लगा कि वो यहीं रह गया, उसके बाद जापान में भी रह गया।
फिर लोग कहते हैं कि F-35 में किल स्विच है, मतलब अमेरिका के साथ आप है ना उनकी हाँ में हाँ भी ना मिलाएं तो आपके F-35 खत्म कर देंगे, चलने उड़ने नहीं देंगे। F-35 की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी बहुत कम है, 30% से कम है। राफेल की 85% है। अब 30% की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी लेंगे, बहुत महंगा है हमें चलाने के लिए। तो वो यही F-35 कहते हैं कि डॉग फाइट और हमले करने के लिए Su-57, और अगर आपका काम है राडार से छिपकर दुश्मन की जानकारी जुटाने का है तब तो F-35 है, ये कहते हैं। बिल्कुल एक मेरा सवाल ये है कमांडर साहब के, ईरान है, ईरान के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है, तो ईरान तो अपने 6,500-7,000 उसने बैलिस्टिक मिसाइल ही रख रखी हैं और धाए-धाए मारता रहता है। मेरा कहना है ये भी तो अच्छी बात है, बजाय इतना महँगा हवाई जहाज खरीदने के, अगर हवाई जहाज क्या करता है, हथियार लेकर जाता है और बम ड्रॉप करता है। अगर बम सीधे ही फ्लाई करके अगर गिरे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो क्या भविष्य में फाइटर प्लेन्स की आवश्यकता कम हो जाएगी? देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब आप पाकिस्तान को लीजिए, हम पाकिस्तान को पूरी तरह भी नष्ट कर देंगे, वो वैसे ही मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वैसे ही ध्वस्त है और ध्वस्त हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उसको। क्या फर्क पड़ता उधर है? चीन तिब्बत के अंदर कोई खास है नहीं उसके पास डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, इंडस्ट्री है, उसमें अगर एक हवाई जहाज भी आके एक बम गिरा देता है तो हमारे लिए काफी बड़ा नुकसान हो बहुत जाता बढ़िया। है। क्या हम ये नुकसान उठाने को तैयार हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर इसका जवाब ना है तो आपको हवाई एयरफोर्स तो जरूरी है। अब सवाल बनता है नेक्स्ट कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। यही तो 6th जनरेशन और 5th जनरेशन में आना है, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, कि 2 पायलट होंगे, एक पायलट अपने जहाज से मार गिराएगा बहुत दूसरे जहाज, दूसरे दुश्मन के ठिकाने, और दूसरा पायलट 3 या 4 और ड्रोन्स को या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करेगा ताकि वो वही काम करे। नेटवर्क आएगा इसमें। क्या आपने एक और हवाई जहाज सैटेलाइट से आपको मालूम पड़ रहा है चीन का हवाई जहाज यहां उड़ रहा है, और आपने अपनी मिसाइल दागी है और वो उस सैटेलाइट के सिग्नल्स के साथ वो कोऑर्डिनेट होकर कंट्रोल करके वो उड़ा देगा। अब सैटेलाइट को भी आपको उड़ाना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन सैटेलाइट आपको का इस्तेमाल कर रहा है, आपको है ना हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार के। तो ये सारी चीजें अगर आपने करनी है तो एयरफोर्स के बगैर तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विध्वंसक तो वही एयरफोर्स ही है। हाँ, एयरफोर्स के साथ साथ आएंगी बाकी चीजें, जैसे आपके रॉकेट्स हैं। सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको देना है तो आप जो हिंदुस्तान का ही रॉकेट है जो हमने सब जगह पे हमने अभी आर्मेनिया को भी बेचा है, वो हम जो रॉकेट्स हैं हमारे, वो इतने बेहतरीन हैं कि वो एक पूरे के पूरे एरिया में 32 रॉकेट 3 या 4 सेकंड के अंदर निकाल मार सकते हो आप, और पूरा एरिया खत्म, फिनिश। आपके पास वो क्षमता है, लेकिन उस रॉकेट की आज की रेंज है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, बढ़ा के 250, फाइनली हो जाएगी 250-300 के आसपास। तो आपने जो इंटरमीडिएट जो आपकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और जो आर्टिलरी है, उसका जो गैप है वो आपने भर दिया। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी 450 किलोमीटर की आ जाती है, फिर आपकी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, फिर लॉन्ग मीडियम रेंज की है, फिर लॉन्ग रेंज की है। आप इस तरह से चीन को वहां तक मात दे सकते हो जहां पे उसका आखिरी सेटलमेंट है। इसीलिए चीन को सोचना पड़ेगा क्या मैं अटैक करूं, क्योंकि भले ही मेरे पास तिब्बत में कुछ ना हो, लेकिन उसके आगे तो है। यहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि आपको पूरा स्पेक्ट्रम चाहिए। आज किसी एक हथियार के साथ काम नहीं हो सकता, इसीलिए हवाई जहाज। आपका आपका कहने का मतलब है कि ठीक-ठाक मात्रा में आवश्यकता के मुताबिक हमारे पास Su-57 की भी आवश्यकता है, बिल्कुल F-35 की भी आवश्यकता है, और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की भी बात हो रही है शायद
रूस कह रहा है कि आप हमसे ले लीजिए, तो उसकी भी करेक्ट, ज़रूरत है। तो आपने बताया कि बिल्कुल। किस तरह से वो चीज़ें चलेंगी। तो अ, ठीक है, इसका मतलब है कि अगले मेरा ख़्याल है 50-60 साल की तैयारी हो रही है कमांडर साहब, अगर मैं सच बोलूँ तो स्टेल्थ की बात हो रही है और हर तरह के एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। तो मुझे लगता है अगला 50-60 साल तो रिज़र्व्ड हो गया हमारा, सेफ है। बिल्कुल। देखिए, Su-57 में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था। हमारे पास अगर देखिए चीन के तो हम 5th जनरेशन नहीं ला सकते। हमारा अपना 5th जनरेशन हवाई जहाज़ अमका जो है वो कम से कम 10 साल दूर है। अमका। हुँ। लेकिन अगले 1.5-2 साल के अंदर अमेरिका और सॉरी पाकिस्तान और चीन के पास तो 5th जनरेशन हवाई जहाज़ हमारे बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होंगे। तो हमको तो तुरंत कुछ चाहिए है। वो गैप हम ब्रिज तुरंत ही। करेंगे Su-57 से। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं Su-57 ट्रू 5th जनरेशन नहीं है, उसके इंजन से जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशन चलता है वो मालूम पड़ जाता है। कोई बात नहीं, 90% तो है। तो आपका बेसिक काम तो आपका पूरा हो ही रहा है। जब तक Su-57 आएगा और जब तक हमारा अमका आएगा, जिसको आने में 10 साल दूर है, हमको ये गैप है 7 से 8 साल का। ये गैप हम कैसे भरेंगे? ये गैप हम भरेंगे Su-57 के साथ। और Su-57 के साथ-साथ जो रशिया में प्रॉमिस कर रहा है, सोर्स कोड से लेके जॉइंट मैन्युफैक्चर से लेके आप अपने वेपन्स इंटीग्रेट कर लीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करने को तैयार है। यहां तक ये कह रहा है कि आपके जो Su-30 का जो पूरा असेंबली लाइन है, ये तकरीबन 50% या उससे ज्यादा Su-57 मैन्युफैक्चर के लिए तैयार है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब देखिए 40 अगर हम 60 Su-57 लेंगे, उनकी कीमत जो हम देंगे वो 60 राफेल्स के आधे से भी कम है। और पिछले 60 साल में ऐसा कोई समय नहीं हुआ है हिंदुस्तान में जब हम एक ना एक रशियन मेड हवाई जहाज इंडिया में असेंबल कर रहे थे। मिग-21 से लेके आज तक हम तो असेंबल कर ही रहे वही रशियन हवाई जहाज। तो हमारे पास तो वो क्षमता है। बहुत उम्मीद जगाती हुई आपकी ये बात, बहुत पॉज़िटिव बात और मेरी जनरेशन का जो भी व्यक्ति इस समय सुन रहा होगा, आप तो खुद लड़ाके रहे हैं, आप तो खुद आपने प्लेन उड़ाए, फाइटर प्लेन, तो वो ये समझ रहा होगा कि पक्का 50-60 साल अगला हमारा कितना सेफ है, जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि हमारे अपने भी इंजन बन रहे हैं, हम बाहर से भी हर तरह का एयरक्राफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले ही नहीं रहे, लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड करेक्ट। हैं कि भई हमसे ले लो, हमसे ले लो। तो ये एक खूबसूरत सी तस्वीर जगाती हुई, उम्मीद भरी, ये हम सबको खुश रहना चाहिए और कम से कम उम्मीद रखनी चाहिए कि पिछले 12 साल में, जब से ये नई सरकार आई है, इन सब चीज़ों में तेज़ी हुई है, वेपनरी में, डिफेंस में खरीद-फरोख्त को लेकर थोड़ा एक दबदबापन और एक फैसला लेने की हैसियत और तुरंत फैसला लो, काम करो, ये पे आया। पहले तो ऐसा नहीं था, फैसले पर पैरालिटिक अ एक सिस्टम टाइप का हो गया था। तो कुल मिलाकर उम्मीद जगती है कि हम सेफ हैं और अगर एक कंट्री सेफ रहता है, आकाश सेफ रहता है आपका, तो अंदर डेवलपमेंट होते हैं और तब आप प्रगति करते हैं। आप आए और आपने Su-57 और F-35 में डिफरेंस क्या है, वो बताते हुए आपने हमारे पूरे एक नेशन के डिफेंस का जो सिग्निफिकेंस होता है, उस पर रोशनी डाली। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कमांडर साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत।